अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। कर्नाटक में हिंदुत्व का नाटक ख़त्म हुआ और ऐसा लग रहा कि बल्कि मैं ये कहूँगा कि हिंदी फिल्म का एक डायलॉग था, अगरचे कि उसमें एक लफ्ज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन चूँकि डायलॉग का वो पंच लाइन उसी पे है तो यही कहूँगा कि डायलॉग ये था कि एक मच्छर आदमी को डैश डैश बना देता है। तो शायद आप समझ गए होंगे। तो शायद क्या कर्नाटका का एक इलेक्शन मरकज़ी हुकूमत के सिपह सालार को डैश डैश बना दिया है। शायद ये इतना भारी इलेक्शन पड़ा कि 2000 नोट को जो बंद करने का ऐलान किया गया, वो ऐसा लग रहा कि कर्नाटका देशद्रोही रियासतों में शामिल हो गया है, जिसने बीजेपी को वोट ना देकर कांग्रेस को वोट देकर ये साबित कर दिया कि वो देश के हित में नहीं है या देश के तरफ नहीं है, मुल्क के तरफ नहीं है, बल्कि देशद्रोही होने का उन्होंने सबूत दिया है। तो शायद इसीलिए 2000 के नोट बंद होने की बात आई थी। वैसे अगर देखा जाए तो कर्नाटका के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी की कोई ऐसी अच्छी हालत नहीं है जहाँ पे वो ये कह सकते हैं कि इलेक्शन अब जो होने जा रहे हैं उसमें कुछ अच्छा मुजाहरा कर पाएगी बीजेपी। शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया और वहाँ के होम मिनिस्टर, ये सब लोग मिलकर शायद बीजेपी की हालत मध्य प्रदेश में अगर पतली कर दिए हैं तो ऐसा लग रहा कि वसुंधरा राजे और सीपी जोशी को मिलाकर वहाँ भी राजस्थान में भी कुछ हालात ऐसे ठीक नहीं हैं। वैसे राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे एक कहावत या एक जुमला बहुत मशहूर है। जैसा 15 लाख का जुमला था, वैसा राजस्थान में ये जुमला मशहूर है कि नो सीएम आफ्टर 8 PM की बात जो थी, और करप्शन का तो मामला वहाँ पे शुरू से ही रहा है। तो शायद राजस्थान में भी हालात कुछ ऐसे ठीक नहीं दिख रहे हैं। अगरचे कि छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में फिल वक्त तो रमन सिंह का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन भूपेश बघेल जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं वो अपने आप को काफ़ी मजबूत तरीके से चीफ मिनिस्टर की तरफ बढ़ते हुए ऐसा नज़र आ रहा है। कांग्रेस राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी मौजूदा चीफ मिनिस्टर राजस्थान और सचिन पायलट के बीच में कुछ तनाव चल रहा है, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि गहलोत जो हैं वो इन सब पर काबू पाकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन बीजेपी की परेशानी बढ़ते जा रही है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे दिग्विजय सिंह को जो जिम्मेदारी दी गई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में एक कमलनाथ ही ऐसे वाहिद लीडर हैं कांग्रेस के जो कांग्रेस को आगे लेके चल सकते हैं बगैर किसी झगड़े के या किसी और चीज़ को लेकर। तो शायद वहाँ पर भी कांग्रेस के हालात अच्छे नज़र आ रहे हैं। कर्नाटका में बीजेपी ने हर एतवार से हिजाब का मसला हो या जय बजरंगबली बोल के वोट डालने की बात हो, यहाँ पे बजरंगबली भी कर्नाटका में बीजेपी का साथ छोड़ के चले गए थे। शायद इसीलिए अगर देखा जाए तो कर्नाटका के इलेक्शन की जो बात है मैं अभी आगे आपको बात करूँगा, लेकिन जनवरी में अब राम मंदिर को शुरू करना या राम मंदिर का इफ्तिताह करने की बात हो रही है। तो शायद वो एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे बीजेपी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जिसकी बुनियाद डाले थे या जो लेके 3600 किलोमीटर से ज़्यादा वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए थे, उसके ऐसा लग रहा कि राम को वो बात भी पसंद आ गई है कि भारत को जुड़े रहना ही बेहतर रहेगा। शायद इसीलिए हालात साहब के ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अच्छे दिन आने से पहले ही हो सकता है कि 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट के या पार्लियामेंट के इलेक्शन भी इस तरह करा दिए जाएं कि जून के आखिर में या जुलाई में पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की बिल पास की जाएगी और प्रेसिडेंट के पास इसे भेज दिया जाएगा और साल के अख्ताम पर दूसरी रियासतों के साथ इलेक्शन कराने की बात हो रही है। अगर हम देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो और कर्नाटका के बाद ऐसा लग रहा कि अब हालात कुछ साफ नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या इलेक्शंस करीब आ सकते हैं
ये बात तो आ रही है। वैसे अगर ये बात भी कहूँ मैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो नारा दिया गया था कि कांग्रेस मुक्त भारत का, अगर देखा जाए तो अब फिलवक़्त जम्मू कश्मीर में बीजेपी नहीं है। इसके अलावा भी रियासतों के अगर नाम लेंगे तो दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और केरला, इन रियासतों में भी बीजेपी फिलवक़्त साफ कोई ऐसा दिख रहा भी नहीं कि वहाँ पे कुछ इलेक्शन में बीजेपी के हालात बन सकते हैं। ये बात भी आम हो गई है दिल्ली में कि जुलाई में शायद पार्लियामेंट को डिसॉल्व करके जो वन इंडिया वन इलेक्शन की बात थी, वन इंडिया वन इलेक्शन तो नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, ये इन रियासतों को लेकर शायद पार्लियामेंट के भी इलेक्शन करा दिए जाएं, बजाय इसके कि और एक साल अगर ठहरेंगे तो हालात और ख़राब होते नज़र आएंगे। 400 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये हो गया है। 15 लाख का जुमला भी अगर देखा जाए तो वो भी, उस पर भी कुछ अमल नहीं हुआ है। 2 करोड़ बेरोज़गार लोगों को नौकरी देने की बात थी, उस पर भी अमल नहीं हुआ है। तो ऐसा लग रहा कि शायद बीजेपी अब फिलवक़्त जो हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रही थी वो अब करीबुल ख़त्म नज़र आ रहा है। अब एक बचा राम मंदिर का अहिया होना या राम मंदिर का इफ्तिताह होना, अब उसको लेकर क्या खेल खेला जाता है ये देखना ज़रूरी है। वैसे साउथ इंडिया में ये कहा जाता है कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना, इन रियासतों को उमूमन ये कहा जाता है कि ये कैश रिच स्टेट्स हैं, जहाँ से ज़्यादातर पैसा निकाला जा सकता है। अब इन रियासतों में अगर देखा जाए तो बीजेपी महाराष्ट्र में कमज़ोर विकेट पर है, कभी भी वहाँ की हुकूमत गिर सकती है। उसके अलावा सिर्फ गुजरात में बीजेपी मजबूत बैठी हुई है, वरना कैश रिच स्टेट से भी बीजेपी बिल्कुल वहाँ पर भी साफ़ हो गई है। वैसे साउथ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो साउथ इंडियन स्टेट जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान के जीडीपी में 30% तक का उनका हिस्सेदारी होती है, जो फराहम करते हैं, जो आमदनी यहाँ से स्टेट सेंटर को फराहम करता है। लेकिन सेंटर वापस जो स्टेट को देता है वो 19% है। तो 30% दे रहे हैं और 19% ले रहे हैं, तो 11% का जो नुकसान हो रहा है उस पर साउथ इंडियन स्टेट्स भी काफ़ी नाराज़ हैं बीजेपी से या मरकज़ी हुकूमत से। मगर कहीं पर यह भी लग रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए का अडानी को जो मदद देने की बात है वो भी आवाम के दिलों को शायद छूती हुई नज़र आ रही है। पीएम केयर्स फंड हो या 15 लाख रुपए हो, ये सब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि आवाम के बीच खामोश सुनामी, कहीं ना कहीं सुनामी की लहर उठती चले जा रही नज़र आ रही है। अमेरिका से आने वाले जो डॉलर से हिंदुत्व के नाम पर, वो भी वहाँ पे हालात ख़राब होने की वजह से सुकड़ते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से अगर देखा जाए तो हर हफ्ता, बल्कि 2017 के बाद से अगर देखा जाए तो 186 एनकाउंटर्स हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि एक आदमी हफ्ते में एक आदमी क्यों एनकाउंटर में मारा गया है। मैं ये कहूँगा कि एनकाउंटर्स की बात अपनी जगह है, लेकिन जो बग़ैर किसी वाक़े के, बग़ैर किसी नाखुशगवार वाक़े के ईद जिस तरीक़े से मनाई गई हिंदुस्तान में, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हिंदुस्तान की कामयाबी थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमानों की कामयाबी थी, ये हिंदुस्तान की कामयाबी थी कि हमने ये सबूत दिया है कि आप कितनी भी नफ़रत फैलाते चले जाइए, हम इस पर बिफरने वाले नहीं हैं। तो इन चीज़ों को लेकर अगर कर्नाटका में हिजाब बैन का इस्तेमाल हुआ, मॉब लिंचिंग का पहला वाक़या साउथ इंडिया में जो हुआ वो कर्नाटका में हुआ था। बीफ स्मगलिंग के नाम पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी लोगों को परेशान किया गया है। उत्तर प्रदेश में 5000 से ज़्यादा लोगों को पुलिस की गोली लगी है, चाहे वो एनकाउंटर हो या किसी और वजह से हो, बहरहाल पुलिस की गोली लगी है। ऐसा लग रहा कि अब फिलवक़्त 20,000 करोड़ रुपए से बनने वाली पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इफ्तिताह करने का जो ऐलान है, उस पर ऐसा लग रहा कि दस्तूरी एतबार से जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो शायद ऐसा लग रहा कि दलित होने की वजह से या एसटी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली द्रौपदी मुर्मू को शायद पार्लियामेंट का इफ्तिताह ना कराना उनके हाथों से, या ये भी हो सकता है कि कांग्रेस को मिलाकर जो 19 पार्टियों ने बायकॉट का ऐलान किया है
उस पर बीजेपी और ज़्यादा परेशान हो गई है, क्योंकि 132 रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में आज बीजेपी के पास तकरीबन 88 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर बीजेपी की मदद कर रहे हैं। तो क्या एसटी लेडी भी हैं, एसटी भी हैं, इनसे दस्तूरी सरबराह होने के नाते पार्लियामेंट का इफ्तिताह ना कराना, क्या ये बीजेपी के खिलाफ जा सकता है? इसके अलावा अगर देखेंगे कर्नाटका के इलेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटका के इलेक्शन में 228 सीटों में 31 सीटों पर बीजेपी ने अपनी ज़मानत तक भी नहीं बचाई है और बीजेपी ने 228 सीटों में 30% सीट्स ही वो जीत पाई है। 226 सीटों में 30% सीट्स ही जीत सकी है और 31 सीटों पे ज़मानत तक भी उनकी नहीं बची है। ज़मानत कैसा बचाई जाती है अगर देखेंगे तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो टोटल वोट्स पोल होते हैं उसका 16.67% अगर कोई कैंडिडेट को नहीं मिलते हैं वोट तो उनकी 10,000 रुपये की ज़मानत जब्त कर ली जाती है। वैसे ये बात आम है, ये बात आम क्या, ये बात भी तारीख में अभी कुछ दिनों पहले देखी गई है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मिज़ोरम, पंजाब, केरला में भी 70 सीटों पर बीजेपी ने अपनी ज़मानत नहीं बचाई थी। इसके अलावा गोवा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में भी मैं समझता हूं कि बीजेपी की जो हालत हुई थी ज़मानत बचाने की बात के मामले में, वो भी कोई करीब ऐसी ही थी जिस तरह के कर्नाटका में थे। मुमकिन है कि फिलवक्त लोगों के कान खुश करने के लिए ऐसे अनाउंसमेंट्स भी बीजेपी कर सकती है जिसमें कि 15 लाख रुपए का वादा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पेट्रोल की कीमत कम हो जा सकती, समाजी भलाई के जो स्कीम्स हैं उस पर कुछ और ज़्यादा ऐलानात ऐसे होकर शायद जुलाई में पार्लियामेंट को डिज़ोल्व करने की बात दिल्ली में आम हो चली है। और अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि फिलवक्त कर्नाटका का एक इलेक्शन ये बात साबित कर दिया है कि अब साहब की हालत ऐसी नहीं रही कि वो कुछ करने के लायक बाकी रहे। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि जब चौतरफ से, जब से पहले के प्रोग्राम में कहा था कि जब मुसीबत आती है तो अकेले नहीं आती, पूरे ख़ानदान को साथ लेके आती है। तो अब ऐसा लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में हालात ऐसे नहीं हैं कि हम अब अच्छे दिन की हम तवक्को कर सकते हैं और जो मौजूदा हुकूमत है वो अपने बुरे दिन के बिल्कुल सबसे ज़्यादा लो लेवल पर पहुंच गई है। और अब परेशानी का हाल ये है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो और ये कहा जाता है कि जब समझ में नहीं आता तो इंसान हो या पार्लियामेंट हो या लीडर्स हो या बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित हो, वो गलती पर गलती करते चले जाते हैं। तो शायद ऐसा लग रहा कि अब पार्लियामेंट के इलेक्शंस बजाय इसके कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में होने के, अब ऐसा लग रहा कि शायद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में ही इन स्टेट्स के साथ होने जा रहे हैं। वैसे अगर हम तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में भी ऐसा लग रहा कि कुछ हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा का असर हो या लोग अब इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि हमारे हालात कुछ बेहतर नहीं हुए हैं जैसे कि होना चाहिए था। तो इन हालात में शायद साउथ इंडिया से हो सकता कि दूसरी रियासत तेलंगाना बनकर उभरे जो कांग्रेस के हक़ में चले जाए, वरना अब जो मौजूदा हालात हैं उसमें अगर कुछ अहम ऐलानात होते हैं, कुछ ऐसे वाक़े में ऐसे स्कीम्स होते हैं जिससे कि आवाम को फ़ायदा पहुंच सकता है। जो आवाम को फ़ायदा पहुंचाने की बात है तो ये भी बात ज़रूर है कि 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर 3.5 लाख लोगों को 2 खेप में आपने भेड़ बकरियां दिए हैं, जो चरवाहे होते हैं उन्हें दिए हैं, और 1200 करोड़ रुपए का बजट पूरा जारी नहीं होने से अक़लियतों में ख़ास तौर पे मुसलमानों को लेकर ये बात आम हो चली है कि हमारे लिए 1200 करोड़ रुपए भी आप देना गवारा नहीं करते, और दूसरे जो 3.5 लाख धनगर लोग हैं उनको आप 12,000 करोड़ के भेड़ बकरियां तकसीम करते हैं। तो ये बात पर भी अगर देखा जाए तो तेलंगाना में भी हालात ऐसे बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर कैसे आगे
अमल दरामद होता है या क्या करना है। आइंदा 6 महीने बहुत अहम हैं। 6 महीने के बाद इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं और किस हद तक यहाँ की सियासत करवट लेती है वो वक्त ही बताएगा। बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।